तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी में। और इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी क्लास 7 की वीडियो ये है। तो इसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल नीति एवं संवैधानिक प्रावधान की। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप जो है ना पूरा वीडियो देखिएगा। और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो वो भी हम बीच में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल नीति की। तो राष्ट्रीय बाल नीति क्या है, ठीक है। तो कोई भी नीति का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नियम, क्या क्या महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की जो है बच्चों के लिए नीति बनाई गई थी। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए यानी कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें इसमें, बालकों का पूर्ण जो है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों प्रकार का विकास होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो है निम्नलिखित उपाय हैं वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा उसमें है बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय बाल नीति में कहा गया है कि अगर कोई बालक जन्म से पूर्व यानी कि जन्म अभी नहीं लिया है लेकिन लेने वाला है, और उसके बाद जो कुछ भी विकास की पर्याप्त सेवाएं होंगी वो सब राज्य प्रदान करेगा, ये राज्य का प्रमुख दायित्व होगा। दूसरा पॉइंट होगा इसमें, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो अनिवार्य शिक्षा है, तो ये सब कार्यक्रम कौन तैयार करेगा, ये सब राज्य सरकार तैयार करेगी। अगला जो पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा कि बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाएगा, ठीक है, जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट है कि राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो पोषाहार कार्यक्रम में आप जानते हैं कि मिड डे मील वगैरह चलते हैं स्कूलों में, जिसमें कि बच्चों को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर आहार प्रदान करने की कोशिश हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर की है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट होगा, जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है स्कूली शिक्षा से, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई विकलांग बच्चा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए राज्य जो है अन्य तरीके प्रदान करने की, उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। तो ये सब दायित्व राज्य सरकार का है। तो ये सारे पॉइंट्स लगभग हैं, आपको जो है जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, आपको याद भी हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये जो है इसमें 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उसे जो है किसी भी प्रोडक्शन कार्य में या उत्पादक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है जो कि जोखिम से भरा हुआ हो, है ना। जैसे कोई केमिकल बनाने का कारखाना है या कहीं ऐसा कोई काम है जहाँ बच्चे से कोई जोखिमपूर्ण यानी जिससे बच्चे के स्वास्थ्य को हानि होती हो, ऐसा कोई काम बच्चे से नहीं कराया जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, क्योंकि बच्चे सभी के होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, उनको प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। तो प्रतिभा संपन्न जो बच्चे हैं, बच्चों में प्रतिभा जो कि छुपी होती है, तो उनको निखारने का जो कार्य है वो राज्य को करना है। तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम संचालित होंगे, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या कुछ अन्य कार्यक्रम, राजनीतिक कोई हो गया, है ना, कहीं पे कुछ भी नाटक का कार्यक्रम हो गया, इस तरीके से। तो उसमें बच्चों को जो है भिन्न भिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को प्रकट कर सकें, निखार सकें। अगला जो पॉइंट है, राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए।
तो चूँकि हर जगह मादक पदार्थों का सेवन भी होता है, उत्पादन भी होता है, व्यापार भी होता है, तो इसका सरकारों को ध्यान रखना है। और चूँकि आप भी ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि इन सबसे बच्चों को बचाना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है राष्ट्रीय बाल नीति का, वो है विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद इसीलिए जो विषय जोड़ा गया है वो इसीलिए है ताकि बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो सके, और वैज्ञानिक और सामाजिक गतिविधियाँ भी कराई जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा को ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होना चाहिए जिससे बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो। तो शिक्षा का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि बच्चों में अच्छी समझ विकसित हो और शांति का माहौल वो बनाए रखें और सहिष्णुता की भावना का उनमें विकास हो सके। अगला पॉइंट देखेंगे प्रतिभा संपन्न बच्चों का, है ना। तो ये हमने एक्चुअली देख लिया, अब आगे हम देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान की। तो राष्ट्रीय बाल नीति हो गए और हम संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो टॉपिक जोड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं और इनसे मिलकर के ही क्वेश्चन बनेगा पूरा आपका। तो सबसे पहले हम संवैधानिक यानी कि जो संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसी को हम संवैधानिक बोलेंगे, क्योंकि संविधान में लिखित है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 23 के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या कहा गया है। तो आइए समझते हैं। स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो ये किसके तहत कहा गया? अनुच्छेद 23। तो क्या कहा गया है? तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एक दो बार पढ़ लीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अनुच्छेद 24, देखिए दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन CTET और UP TET और सुपर टेट में भी इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो अनुच्छेद 24 में क्या है कि बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। तो दोनों ही अनुच्छेद जो है पास हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्रय विक्रय की बात की गई है, यहाँ बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने या ना लगाने की बात की गई है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। उसके बाद है बालक नियोजन अधिनियम 1938। तो ये कब बना बालक नियोजन अधिनियम? ये 1938 में बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बालक श्रम अधिनियम बना जो कि 1986 में बना। फिर बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम बना जो 1933 में बना। तो ये कुछ मैंने अधिनियम लिखे हैं, ये आप इनके सन याद रखिए, नाम याद रखिए। भारतीय कारखाना अधिनियम बना जो 1948 में बनाया गया। फिर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम बना जो 1958 में बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में मोटर परिवहन कर्मकार बना जो 1961 में बनाया गया। फिर शिशु अधिनियम जो 1961 में, ये शिशु अधिनियम ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 1961 आप याद रखेंगे, दो 1961 में, एक तो मोटर परिवहन कर्मकार और शिशु अधिनियम। उसके बाद जो है कारखानों और खानों में, है ना, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इसको आप एक दो बार या तो नोट कर लीजिए, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि 1992 के अधिनियम 34। ठीक है, ये जो आर्टिकल है 34, तो इसके द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानकीकृत रूप प्रदान किया गया। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है कि विकलांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए गए एवं पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानकीकृत रूप किस अधिनियम के तहत जो है प्रदान किया गया, तो आप लिखेंगे 1992 के अधिनियम 34 के तहत। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और लघु या अति लघु प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है कि 86 में संविधान संशोधन। तो ये जो संशोधन हुआ 86 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन 2002 में किया गया। इसमें क्या हुआ कि संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार कब बना? ये 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया। इसमें एक अनुच्छेद था 21, जिसमें संशोधन करके नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया,
उसके तहत क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तथा 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित हो गया। तो बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो जो है 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे जो अभी हमने पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई। तो घोषणा कब की गई? 20 नवंबर 1989 को, और जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बाल अधिकारों को भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है, 11 दिसंबर 1992 को। उसके बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा मैंने सारांश लिखा हुआ है कि जो अभी हमने पढ़ा तो उसका सारांश क्या है। तो सारांश यही है, अपनी भाषा में लिखना होता है आपको। बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। तो इस प्रकार आपको जो है शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात शिक्षा ही बच्चों के विकास की आधारशिला होती है। तो ये सब चीज़ें आपके बोलने में और लिखने में दोनों प्रकार से काम में आएंगी। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप शिक्षा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप उसमें ये लाइन जोड़ सकते हैं। फिर इन जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो अधिकार हैं बच्चों के वो क्या क्या थे वो अभी हमने देखे। उसके बाद बच्चों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, तो ये हमने पढ़े। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, तो जो कुछ इन्होंने घोषित किया वही प्रयास भारत सरकार ने किए। तो लगभग एक ही है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो इन दोनों का आंसर आप सेम वे में लिख सकते हैं। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिल सकें और आप अच्छे से अपना कोर्स सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।